यह वीडियो नंबर 8 है। इसके पहले जितने भी वीडियो हमने बना रखे हैं आप उन्हें पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो वह दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर। यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित या परावर्तित होती हैं और वापस ध्वनि स्रोत तक आती हैं, तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि या इंग्लिश में इसे इको कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 16.6 मीटर यानी 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है, तो आपसे बेसिकली यह पूछना चाह रहा है कि किसमें ध्वनि की गति तेज़ से चलती है और किसमें सबसे कम। तो एक क्रम में आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि सबसे तेज़ चलेगी इस्पात में, फिर चलेगी जल में, फिर वायु में। तो इस प्रकार से आप इसे ऑप्शन में देख करके खुद ही समझ जाइए कि ऑप्शन नंबर ए सही है। VA, VW और VS सबसे कम किस में चल रही है? VA में। उसके बाद VW में, वाटर में, फिर VS में। यहाँ वही चीज़ अब व्याख्या में भी बताया गया है। प्रश्न कह रहा है कि माध्यमों जल, इस्पात और तीसरा कहा है नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम का अर्थ होता है घटते हुए क्रम। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ से किस में गमन करेगी ध्वनि? इस्पात में करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और उसके बाद जल में और उसके बाद नाइट्रोजन में। तो यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा प्रश्न के पूछने का माध्यम चेंज हो रहा है, मतलब कभी घुमा फिरा करके पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न वही है। यहाँ तक अभी 2-3 प्रश्न जो हमने डिस्कस किया उन सब में प्रश्न यही पूछना चाहता है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल तेज़ से चलती है, किस में कम चलती है। तो प्रश्न आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने से आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। फिर वही प्रश्न पूछ लिया जिसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो ध्वनि जो है वह अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुदैर्ध्य तरंग की प्रकार है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस सभी में उत्पन्न की जा सकती हैं। यह एडिशनल जानकारी जो दी गई है यह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो जो चमगादड़ हैं वह उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं। क्या इसलिए है वह शिकार कर पाते हैं या रात में उड़ पाते हैं, या उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी है, या प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती हैं जैसा चमगादड़ करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जो कि सही भी होगा कि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो यही सही है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालते हैं चमगादड़। ठीक है। अब यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है कि चमगादड़ उड़ते समय स्वयं पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं। यह तरंगे जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो इन वस्तुओं से परावर्तित होकर पुनः चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, जिससे चमगादड़ को अपने सामने अवरोध का पता चल जाता है तथा वे इससे अपनी रक्षा करते हुए अंधेरी रात्रि में उड़ते हैं और अपने लिए शिकार भी कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है कि ये कपड़ों से
धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा है, स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो यहाँ ऑप्शन में पूछा गया है कि 1 और 2 सही है, 3 4 सही है, या सभी सही हैं, या 1 2 3 सही हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वह सभी सही हैं। ठीक है, यह पूरा सब कुछ सही है कि पराश्रव्य तरंगे यह सब काम कर सकते हैं। वह कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं, कपड़े से धूल हटा सकते हैं, बीमारियों के उपचार में काम आ सकते हैं, और जो स्वचालित दरवाजे हैं उन्हें नियंत्रित करते हैं। यूपीपीसीएस एई के पेपर में आया हुआ था, यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या है दिया हुआ, और यह महत्वपूर्ण है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। मनुष्य की श्रवण सीमा से परे इन तरंगों को उड़ते समय चमगादड़ उत्पन्न करते हैं, जो चमगादड़ के सामने पड़ने वाली वस्तुओं से टकराकर पुनः परावर्तित होती है तथा चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे चमगादड़ को अपने सामने के अवरोध का पता लग जाता है और रात्रि में वह आसानी से उड़ता है। अधिक ऊर्जा संचित होने के कारण पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कीटों को मारने, कपड़ों से मैल व धूल हटाकर उन्हें साफ करने और विभिन्न बीमारियों के उपचार जैसे रुधिर रहित ऑपरेशन, ट्यूमर का पता लगाना, स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित करने में आदि में किया जाता है। सोनार की सहायता से पराश्रव्य तरंगों द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, तो व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और उनकी जो व्याख्या यहाँ प्रदान की गई है, उनसे फिर प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो जितना महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, उतना ही महत्वपूर्ण यह व्याख्या वाला पार्ट है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, यानी पहला ऑप्शन है, हृदय अवश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि की गति गैस में, द्रव में एवं ठोस की तुलना में अधिक है। किसमें? गैस में, इन दोनों की तुलना में अधिक है, ऐसा पूछ रहा है। तीसरा कह रहा है कि मैक संख्या ध्वनि की गति की तुलना में वस्तु की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और चौथा कह रहा है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 सही है, या बी में कह रहा है कि 2 3 4 सही है, सी में कह रहा है कि 1 3 4 सही है, या ऑप्शन नंबर डी में 1 2 4 सही है। इस प्रकार से यह तो क्लियर है कि इसमें से कोई एक गलत है। तो जो गलत है वह यह है कि ध्वनि की जो गति है वह गैस में ज़्यादा है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। जबकि आपने देखा कि जो ध्वनि है वह सबसे ज़्यादा ठोस में गमन करती है, फिर द्रव में, और फिर सबसे कम गैस में। तो यहाँ बिल्कुल विपरीत बोल दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। यूपीपीसीएस मेंस जीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर अवश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगों के विषय में जानकारी दी हुई है। अवश्रव्य तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये तरंगे हमें सुनाई नहीं देती। ठीक है, ये तरंगे भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं। हमारे हृदय में धड़कन की आवृत्ति अवश्रव्य तरंगों के समान होती है। और पराश्रव्य तरंगे वे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। इसी तरह मैक संख्या ध्वनि की गति की तुलना में वस्तु की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जहाँ तक ध्वनि की चाल
का अर्थ है तो यह ठोस में गैस से अधिक होती है। ठोस वस्तुएं द्रव तथा गैस की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती हैं, अतः ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसलिए यह कहना कि गैस में ठोस और द्रव की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होती है गलत है। तो आपको यह भी बता दें कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। बिल्कुल यह याद रख लीजिएगा कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो सीटी स्कैन में एक्स किरणें प्रयोग में लाया जाता है। सीटी स्कैन को कैट स्कैन भी कहते हैं। कैट स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। और सीटी स्कैन में जिस अंग की जांच होती है उस अंग के अंदरूनी भाग की विस्तृत छवि चित्र बनाने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। और ये अंग एकल आयामी एक्सरे चित्रों के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें बाद में कंप्यूटर द्वारा द्वि या त्रि-आयामी चित्रों के रूप में बना लिया जाता है और उस अंग में उपस्थित ट्यूमर, रसोली या अन्य बीमारियों का पता लगाया जाता है। ऑप्शन कह रहा है यहाँ नेक्स्ट प्रश्न पर कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है और यह कह रहा है कि अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। और कारण बताया गया है कि दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त्य ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अनुरणन क्या होता है। इसे रिवर्बरेशन कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे आप किसी बड़े से अगर हॉल में जाते हैं या कमरे में और एक बार बोलेंगे तो आवाज़ थोड़ी देर तक गूंजती रहती है, उसी को अनुरणन कहा जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हमने देख ही लिया। तो अब ये आपको बताना है कि दोनों सही है या एक सही है या एक गलत है, और एक चीज़ और बताना है कि यह व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही दिया हुआ है कि जो बड़े गिरजाघर हैं और बड़े भवन हैं वहाँ अनुरणन प्रतीत होता है और दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त्य ध्वनि का परावर्तन होता है और इसी कारण अनुरणन होता है। तो दोनों ऑप्शन सही है और व्याख्या भी एक दूसरे में जो कहा गया है कि जो आर है वह एक ही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ आर ना दे करके बी दिया गया है, जबकि इसमें आर बताया गया है। बाकी इतना तो आप समझ ही लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सेम चीज़ें जो हमने अभी बताया यही व्याख्या में भी दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को, ऑप्शन नंबर डी सही है, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अगर ध्वनि का अवशोषण नहीं करेगा तो अनुरणन उत्पन्न हो जाएगा और इससे आपको जो म्यूजिक सुनने का आनंद है उसमें किरकिरापन उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर ध्वनि का अवशोषण होगा तो आपको जो म्यूजिक है वो स्पष्ट सुनाई देगा, ठीक है। व्याख्या में भी यही बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। तो एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य 100 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। एक्स की किरणें प्रकाश किरणों के समान वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। यह जरूर याद कर लीजिएगा कि एक्स किरणें क्या हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य पराश 100 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक है। इनमें प्रकाश के सभी गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण पाया जाता है। प्रकाश के जितने भी गुण हैं वह एक्स किरण में पाया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है। जैसे ही प्रश्न में नहीं आएगा तो आप इसे एक गोला कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी आते हुए प्रश्न इस नहीं और हाँ के चक्कर में गलत हो जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में एक एक प्रश्नों का महत्व होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, यानी 3 कथन सही होगा और 1 कथन जो है वह गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक्स किरणें बहुत छोटी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है, बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एक्स किरणें परमाणु के भीतरी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, बिल्कुल अभी हमने देखा, ठीक है। और एक्सरे नलिका में आपाती इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या यह सही है? नहीं, यही ऑप्शन गलत है। तो हमें गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर व्याख्या में भी यही बातें बताई गई हैं, ठीक है। और कि एक्स किरणों का उत्पादन कुलीज नलिका द्वारा किया जाता है, जिसमें एक तंतु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का एक बारीक पुंज उच्च वैद्युत विभवांतर से त्वरित कराकर एक उच्च परमाणु भार एवं उच्च गलनांक वाले धातु के लक्ष्य पर टकराते हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 2% भाग एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रकाश किरणों के समान वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य परास 100 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक है। इसलिए इनमें प्रकाश के सभी गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण होते हैं, ठीक है। अब इस व्याख्या को हमने ऊपर भी देखा था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है वह है ध्रुवण, ठीक है। एक्सरे में होता है लेकिन ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, ठीक है। व्यतिकरण वह प्रक्रिया है, अब व्याख्या देख लेते हैं। व्यतिकरण वह प्रक्रिया है जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। व्यतिकरण के लिए प्रकाश तरंगों का एक स्रोत एक ही होना चाहिए। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना व्यतिकरण कहलाती है। ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों जैसे प्रकाश का गुण है जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित है। ध्रुवण का अर्थ है निश्चित। ध्रुवित तरंग में किसी सीमित दिशा में ही दोलन होते हैं, जबकि अध्रुवित तरंगों में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन होता है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑप्शन में इन्हें देखा। यह प्रीवियस वीडियो की श्रृंखला है, लगातार आ रही है इस YouTube चैनल पर। तो नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्न को हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।